अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराह साग। मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी एब्रीवेटेड MMPI नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंपॉर्टेंट नॉन प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो इसका नेम है, हमेशा किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट का जो नेम होता है उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। मिनीसोटा इज़ द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ द लैब फ्रॉम वेयर इट वाज डेवलप्ड। मल्टीफेजिक, एक से ज़्यादा हमजहत कसीर रुखी पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, शख्सी पैमाना इन्वेंट्री पैमाने को कहा जाता है। और साइकोलॉजी की लैंग्वेज में इन्वेंट्री का मतलब होता है सिंगल डोमेन और होमोजीनियस बिहेवियर। अगर हम एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं, जैसे सिर्फ पर्सनैलिटी को, तो जो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है, जैसे BDI है तो वो बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री है, तो वो भी अलग से एक ही एस्पेक्ट को मेजर करती है, यानी कि सिर्फ पर्सनैलिटी के लिए है। तो इसके नेम के अंदर MMPI, जिसको उर्दू में हम कहते हैं हमा रुखी कसीर रुखी शख्सी पैमाना, इसकी उर्दू वर्जन भी लाइक मिर्ज़ा ने डेवलप की थी पाकिस्तान में। उर्दू वर्जन भी दस्तयाब है MMPI की, और इसकी जो ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन है वो भी दस्तयाब है। अगर हमने इसको अटेम्प्ट करना है एज अ क्वेश्चन, तो ज़रूरी है कि सबसे पहले ना इनिशियल आपने इंट्रोडक्शन से भी पहले आपने इसके ये ऑथर का नेम जो मैंने यहाँ पर अभी मेंशन किया है अलग से, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ऑथर है स्टार्क R हैथावे एंड चर्नली मैककिनले। ये इन दोनों के नाम लिखने हैं, फिर डेट लिखनी है। फर्स्ट पब्लिकेशन केम इन 1930। नंबर ऑफ आइटम्स थे 567, काफ़ी तवील था ये जो इनिशियल बनाया गया था। और मेथड क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। जैसे इस तरह के सेंटेंसेस शामिल थे, मुझे लाइब्रेरियन का काम पसंद है, मुझे बाग में जाना पसंद है। ये नहीं है कि नहीं पसंद है, नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं थे। इसके अंदर तमाम अफर्मेटिव सेंटेंसेस शामिल थी। नेक्स्ट इसकी जो मेथडोलॉजी थी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेस्ट, किस तरह से ये टेस्ट बनाया गया या नंबर ऑफ आइटम्स जो थे वो किस तरह से डिसाइड किए गए। उसमें एम्पिरिकल क्राइटेरियन कीइंग मेथड इस्तेमाल किया गया। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में एम्पिरिकल क्राइटेरियन कीइंग का मतलब, एम्पिरिकल का मतलब होता है कोई चीज़ जो ऑब्जेक्टिव होती है। क्राइटेरिया यानी कोई हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड मानते हैं। इसका मतलब ये है कि चूंकि ये क्लिनिकल टेस्ट था, तो इसमें जो आइटम्स शामिल किए गए वो एंडोर्स किए गए थे साइकाइट्रिक पॉपुलेशन से। जैसे जो स्किज़ोफ्रेनिया स्केल में आइटम डाले हैं, तो जो स्किज़ोफ्रेनिक्स थे वो इन आइटम्स के अंदर यस रिस्पॉन्स करते रहे थे। इसी तरह डिप्रेशन स्केल में वो आइटम डाले गए जिसमें डिप्रेशन के जो डायग्नोस्ड पेशेंट्स हैं उन्होंने यस आंसर किया था। इस तरह जितने भी आगे हम स्केल्स पढ़ेंगे ना, उनको हमने डिस्क्रिमिनेट या अलग अलग ऐसे किया था, क्योंकि जो पॉपुलेशन है साइकाइट्रिक पॉपुलेशन जो इन डिसऑर्डर्स का शिकार थी, उन लोगों ने इसमें यस कहा था और नॉर्मल लोगों ने उनमें नो रिप्लाई किया था। तो इस तरह हमने अलग अलग कर लिया नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर को एम्पिरिकल क्राइटेरियन कीइंग की मदद से। अब ज़रा हम आते हैं कि ये हमने लिखना कैसे और इसमें क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ये एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है। इशू जो इसके बैकग्राउंड में था ना, वो यही था कि जो नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है ना, वो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करती हैं कि बड़े आराम से हम लाई कर सकते हैं। आप नहीं बताना चाहते, अपने एटीट्यूड को छुपाना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, आप छुपा सकते हैं। आप कुछ के कुछ जवाब दें तो कुछ पता नहीं चलेगा। और जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव थी, उनकी इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल है, और वो अगेन हमें एक एम्पिरिकल ऑब्जेक्टिव मेजर नहीं देती हैं। इसके बीच में जो हमारे पास एक रास्ता निकाला, वो टेस्ट डेवलपर जो MMPI का है उसने निकाल कर दिया। मैं इसको थोड़ा रीड कर देती हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो। MMPI वॉज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल इनोवेशंस इन द कंस्ट्रक्शन। शुरू में बहुत टाइम लगा। इसको स्टेटमेंट्स आर टिपिकली ऑफ द सेल्फ रेफरेंस टाइप। सेल्फ रेफरेंस टाइप मैं की कॉन्वोटेशन में लिखी हुई है। मुझे पसंद है, मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे फूलों की देखभाल करना अच्छा लगता है, तो सेल्फ रेफरेंस है। जैसे हम जिसको ज़मीर, माफी ज़मीर कहते हैं, उस तरह से ये बयान की गई हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। सब्जेक्ट मार्क्स ट्रू और फॉल्स, सिर्फ ट्रू फॉल्स आंसर करना है, येस और नो फ्रॉम फॉर ईच स्टेटमेंट। बहुत ही आसान है इसको आंसर करना। सेकंड वर्जन जो थी इसकी वो आई थी लेटर ऑन MMPI 2, और उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स थे वो 567 हो गए थे। हम इसको रीड करते हैं आगे। एक आइटम इंक्रीज़ किया गया था। और बना हुआ कैसे था इसका, ये हम पढ़ते हैं। इसका पर्पस था कि पहले वुडवर्थ पर्सनल डाटा शीट आई थी जो इसी तर्ज पर बनी हुई थी, लेकिन स्टिल उसमें बहुत सी खामियां थी। उन खामियों को एड्रेस किया गया MMPI में और उनको ख़त्म किया गया। तो शुरू में आपने ये बताना है कि मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इज इन्वेंट्री इज़ अ नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक। इट वॉज, आगे ये सारा डाटा लिखना है एज इट इज़, जैसे मैंने आपको लिख के दे दिया है। फिर आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन में आप ये वाला पैराग्राफ और पर्पस, ये दोनों चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर लेंगे, ये पर्पस तक कि ये इंट्रोडक्शन आपका बन जाएगा। ये वाला जो आइटम है जो मैंने आपको पहले ये बताया, ये जो सारी चीज़ है ना, ये वाली ये जो बीच में मिडल लाइंस है हमारे पास, ये वाली, ये सारी आपने इससे भी पहले एक्सप्लेन कर लेनी है, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्केल्स, जो MMPI है ये बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शुरू में इसके वैलिडिटी स्केल्स हैं। वैलिडिटी स्केल के ये जो टेस्ट रिजल्ट्स दे रहा है, क्या हम इन पे रिलाई कर सकते हैं या नहीं। याद है वैलिडिटी की डेफिनेशन क्या है, डज द टेस्ट मैयर व्हाट इट पर्पसेस टू मैयर। जो हम नॉर्मल से एबनॉर्मल को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि तो हमें नज़र आ सके, हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें, वो ये कर पा रहा है या नहीं। उसमें 4 वैलिडिटी स्केल्स हैं हमारे पास। ये पहले हम ये करेंगे, अगर वैलिडिटी स्केल्स के अंदर हमें खामी नज़र आ रही है और हमें लग रहा है कि वैलिड स्केल नहीं है, तो हम मज़ीद इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता चल जाएगा। नंबर पहले एक क्वेश्चन स्केल इज़ वैलिडेटिंग स्कोर कंसिस्टिंग सिंपली ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पुल्ड इन दी कैन नॉट से कैटेगरी, जिनका उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, खाली छोड़ दिया। किसी को आपने दिया था क्वेश्चनर फिल करने के लिए MMPI, उसने ज़्यादातर आगे ना टिक लगाई है ना क्रॉस लगाया, ट्रू फॉल्स आइटम में ना T और F नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया। तो अगर ये नंबर ऑफ़ आइटम्स ज़्यादा हो गए हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये वैलिड स्केल नहीं रहा, हम इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए। लाई स्कोर, झूठ पकड़ने का भी इसके अंदर स्केल है, यानी इतनी टेक्निक से रिपीटेडली एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन मल्टीपल टाइम पे पूछी गई और इसीलिए ये टेस्ट लंबा भी हो गया ना। 567 बहुत लॉन्ग टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट हम इतने लंबे नहीं बनाते हैं यूजुअली, लेकिन ये लंबा इसीलिए क्योंकि घुमा फिरा के एक ही बात इतनी दफ़ा पूछी जाती है कि पढ़ने वाले का को पिछली बात भूल जाती है और वो झूठ बोलने लग जाता है। चूँकि झूठ के पाँव नहीं होते हैं तो वो रिप्लाई नहीं सही कर पाता है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है कि इसने केयरलेसली रिप्लाई किया है या इसने जानबूझकर डिलिबरेटली झूठ बोला है या डिलिबरेटली सच कुछ और बोलने की कोशिश की है, तो मैनिपुलेट किया, तो भी हमें पता चल जाता है। इस तरह अगर कोई कहता है ना कि हम साइकोलॉजिकल टेस्ट को धोखा दे सकते हैं, आपको कैसे पता चल जाता है कि आप मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, तो अब हमारे पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड टेस्ट हैं जो कि आपका झूठ भी पकड़ लेंगे, जैसे MMPI। तो MMPI में लाई स्कोर जो है, L स्कोर इज़ अ वैलिडेटिंग स्कोर दैट अफोर्ड्स अ मेजर ऑफ डिग्री टू विच द सब्जेक्ट मे बी अटेम्प्टिंग टू फॉल्सीफाई हिज स्कोर। जो फॉल्सीफाई कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, वो हमें पता चल जाएगा बाय चूजिंग द रिस्पॉन्स दैट प्लेसेस हिम इन द मोस्ट एक्सेप्टेबल लाइट सोशली। जो उसको लग रहा है ना बड़ा इससे मैं अच्छा लगूंगा, सोशली एक्सेप्टेबल लगूंगा, तो हमें पता लग जाता है कि ये जानबूझकर अपने आप को अच्छा दिखा रहा है। और लाई स्कोर डज नॉट एंटायरली इनवैलिडेट, दो कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये इनवैलिडेट करता है, क्योंकि खुद से भी तो ये इन्फॉर्मेशन है ना कि एक बंदा इनसिक्योर है और वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ अ नॉलेज कि हमें एक इन्फॉर्मेशन आ रही है एक बंदे के बारे में। द ट्रू वैल्यूज़ आर प्रॉबेबली हायर देन दोज एक्चुअली ऑब्टेन्ड। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं ना वो उससे ज़्यादा हैं जो हम ले रहे हैं। अगर कोई बंदा फेकिंगली गुड बन रहा है तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि जो उसके कोई एबनॉर्मल स्कोर्स हैं ना वो उससे ज़्यादा हैं, तो हम इसको केयरफुली अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो इट गिव्स ए सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास वैलिडिटी स्कोर इटसेल्फ, F से इसको डोनेट करते हैं। दी F स्कोर इज़ नॉट अ पर्सनली, ये इसको फेकिंग गुड और फेकिंग बैड भी कहा जाता है, वहाँ से ये वर्ड निकला है फेकिंग गुड एंड फेकिंग बैड, बट सर्व्स एज अ चेक ऑन द वैलिडिटी ऑफ होल रिकॉर्ड। दी F स्कोर इज हाई, दी अदर स्केल्स आर लाइकली टू बी इनवैलिड ईदर बिकॉज द सब्जेक्ट वॉज केयरलेस और अनएबल टू कॉम्प्रीहेंड द आइटम because extensive scoring errors were made. A low F score is reliable indication that the subject response was rational and relatively permanent. और अगर कम आ रहा है, बेसिकली वैलिडिटी स्केल्स में जो स्कोर है ना वो एक रेंज जो बनी होती है उससे कम आना चाहिए, तो हमें पता चलता है कि कुछ भी ऐसा नहीं किया। K is the correction factor, K उससे निकला है, essentially a correction factor that sharpens the discriminatory power of the clinical variable measured by the inventory। अच्छा, जब हमें ये पता चला कि बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट आइटम्स हैं, लाए हुई है, फेकिंग गुड और फेकिंग बैड हुई है, केयरलेस हुआ है काम, तो हमने इतनी तवज्जो से और इतनी मेहनत से इतने 567 आइटम्स हमने एडमिनिस्टर किए, हमारी एफर्ट थी, तो अब क्या करें, हमारा तो अब काम ज़ाया हो गया ना। तो अब उसको हैंडल करने के लिए भी कि हमारी इतनी एफर्ट ज़ाया ना जाएँ, एक करेक्शन आइटम्स भी रखे गए हैं कि जब ये अगर इनके ऊपर स्कोर हाई आ रहा है और हमें ये नज़र आ रहा है कि गड़बड़ हुई है टेस्ट करते हुए, तो एक स्टैटिस्टिक लगाकर उसको थोड़ा सुधार लिया जाता है, स्कोर्स को नॉर्मलाइज कर लिया जाता है, उसको करेक्शन फैक्टर कहा जाता है। K score is considered as a test taking attitude as related to L and F attitude।
अ हाई के स्कोर रिप्रेजेंट डिफेंसिवनेस अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वीकनेसेस, कि उसने डिफेंस शो किया, वो छुपाना चाह रहा है। एंड लो के स्कोर टेंड टू इंडिकेट अ पर्सन इज ओवरली कैंडिड एंड ओपन टू सेल्फ क्रिटिसिज्म। और अगर उसके ऊपर लो आ रहा है तो हमें लग रहा है कि इस बंदे की तो सेल्फ स्टीम बहुत ही पुअर है और अपने आप को हर टाइम क्रिटिसाइज करता रहता है। इस तरह अ लो के स्कोर can also result from deliberate attempt to obtain bad score or to bad attempt for impression। वो जानबूझकर बुरा बनने की कोशिश कर रहा है। तो स्टिल जो वैलिडिटी है, वैलिड स्कोर्स हैं, ये हमें बहुत इंफॉर्मेशन दे देते हैं एक पर्सन के बिहेवियर के बारे में। ये 4 वैलिडिटी स्केल्स हैं। इसके बाद जो MMPI है इसमें टोटल 10 क्लिनिकल स्केल्स हैं। 10 क्लिनिकल स्केल्स जो नॉर्मल को एबनॉर्मल से अलग अलग करते हैं। एम्पिरिकल क्राइटेरियन कीइंग से हमने देखा था कि जिनका इनके ऊपर हाई आ रहा है वो डायग्नोस्ड थे और उन्होंने ज़्यादातर हाँ रिप्लाई किया था इन आइटम्स में, तो हमने उनको अलग कर लिया था। और नॉर्मल लोगों ने नो रिप्लाई किया था, उनको हमने अलग कर लिया था। इसको अब मैं ज़रा पढ़ती हूँ कि ये क्या क्या है। पहला है हमारे पास हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब होता है कि कोई बीमारी एक्चुअली है नहीं, लेकिन बंदा ये कह रहा है कि मैं बीमार हूँ, बहाने बनाता है, अपने आप को बीमार शो करने की कोशिश करता है साइकोलॉजिकली, तो इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहा जाता है। अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल कंसर्न अबाउट बॉडीली फंक्शंस, अपनी जो बॉडी के रेगुलर फंक्शन है, कहीं का मेरा मैदा ख़राब रहता है, ऐसे सिम्टम्स के बारे में जो नज़र नहीं आते हैं। तो वो सामने नज़र बुखार है तो नज़र आ जाएगा, ऐसे ही बताएगा बॉडी सिम्टम्स जो विजिबल नहीं है। तो हाई HS स्कोर आर अनड्यूली वरी अबाउट देयर हेल्थ। जो लोग अपनी सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा वरी रखते हैं उनका इनके ऊपर हाई स्कोर आया करेगा। अब जो हाइपोकॉन्ड्रियासिस के डायग्नोस्ड पेशेंट्स थे उनका इस पर हाई आया था और वो आइटम्स हमने रिटेन कर लिए थे। नॉर्मल पॉपुलेशन इनको नो रिप्लाई करती है। फिर है डिप्रेशन स्केल, D से हम डोनेट करते हैं। डिप्रेशन में भी चीफ डिसेबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट एट इट मे कंपनी आर रिजल्ट ऑफ अदर पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। नॉर्मल लोगों का लो आ रहा होगा और जो लोग ज़रा एटीट्यूड वाइज डिप्रेस्ड रहते हैं उनका इसके ऊपर हाई आएगा। हिस्टेरिया का वर्ड अब हम यूज़ नहीं करते हैं। फ्राइड ने ये टर्म दी थी फर्स्ट टाइम और उसने कहा था यंग फीमेल्स जिनकी उम्रें 14 से 18 साल हुआ करती हैं, टीन एज ग्रुप्स में, उनको हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं जो मिर्गी की तरह नज़र आते हैं और ये टेंशन से होते हैं, दरअसल एक रिजिड सोसाइटी की वजह से होते हैं। तो उसके बाद ये ख़त्म कर दी गई थी क्योंकि एपिलेप्सी डिस्कवर हो गई थी और ऑलमोस्ट इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था, नए डिसऑर्डर्स आ गए थे, लेकिन स्टिल ये हमारे पास अभी तक ये नाम मौजूद है और इसमें ये इस्तेमाल हो रहा है। तो कन्वर्जन टाइप हिस्टेरिया सिम्टम, अब कन्वर्जन मिर्गी के दौरों को कहा जाता है, उस तरह के ये होते हैं सिम्टम्स। ऐसा नहीं होगा कि जिसके इसके ऊपर हाई आया उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि वो एक पैनिक पर्सनैलिटी रखता है, उसको बहुत एंजाइटी रहती है और वो बहुत ही सिटिंग ऑन दी एज टाइप पर्सनैलिटी रखते होंगे लोग, क्योंकि ये एक शख्सी पैमाना है, शख्सियत पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा है। तो ऐसे लोग जो इस किस्म की इच्छी पर्सनैलिटी रखते हैं उनके हिस्टेरिया के ऊपर स्कोर्स हाई आएंगे। जैसे इस पर लिखा हुआ है, सच सिम्टम्स में भी जनरल सिस्टमैटिक कंप्लेंट्स आर मोर स्पेसिफिक कंप्लेंट्स सच एज पैरालिसिस, फालिज की तरह का, गैस्ट्रिक मैदे की, इंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स एंड कार्डिक सिम्टम्स कि मेरे हार्ट में जो है ना वो बर्न होता रहता है। हाई स्कोर आल्सो स्पेसिफाई लाइबल टू एपिसोडिक अटैक्स ऑफ वीकनेस, फेंटिंग और इवन एपिलेप्टिक फॉर्म कन्वर्जन्स। तो इस तरह के उनके स्कोर्स ऐसे लोगों के हाई आएंगे। नेक्स्ट है साइकोपैथिक डेविएट, वो लोग जिनके अंदर एम्पथी नहीं है, लोगों के साथ हमदर्दी करने का जज्बा नहीं है, उनका इसके ऊपर हाई स्कोर आएगा। अगर किसी पर्सन का इसके ऊपर हाई स्कोर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर लोगों को जो इमोशनल डेप्थ है लोगों की उसको समझने का पैमाना उसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट स्केल। इंटरेस्ट स्केल कि एक जो पर्सन है उसमें कितनी टेंडेंसी है टूवर्ड मस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी ऑफ इंटरेस्ट। टी स्कोर्स आर प्रोवाइडेड फॉर बोथ सेक्सेस। इन ईदर केस अ हाई स्कोर इंडिकेट्स अ डेविएशन ऑफ द बेसिक इंटरेस्ट पैटर्न इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट सेक्स। जो लड़के हैं वो लड़कियों की जेंडर में दिलचस्पी रखते होंगे, उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे, और लड़की जो है वो लड़कों की टेंडेंसीज रखती होगी, तो उसकी इंटरेस्ट स्केल के ऊपर हाई स्कोर आएगा। नेक्स्ट है पैरानोया स्केल। पैरानोया शक करना, ऐसे लोग जो बड़े सस्पिशियस रहते हैं दूसरों के बारे में, ओवरली सेंसिटिव रहते हैं, डिल्यूजनल रहते हैं, उनके ज़हन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं दूसरों के बारे में, उनका पैरानोया के ऊपर हाई स्कोर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइकस्थीनिया। साइकस्थीनिया ट्रबल्ड बाय द फोबियाज एंड कंपल्सिव बिहेवियर, खौफ लाहक रहता है ऐसे लोगों को, बार बार हाथ धोते रहेंगे, उसके अलावा ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे कि जिससे वो वहम पालते रहेंगे। वो लोग जिनको बहुत वहम लाहक रहते हैं, जो बहुत वहमी लोग होते हैं, उनका साइकस्थीनिया के ऊपर स्कोर हाई आएगा।
स्किज़ोफ्रेनिया स्केल, ऐसे लोग जिनके अंदर थोड़ा ऑड बिहेवियर पाया जाता है, थोड़े अजीबो-गरीब लगते हैं और हमें बाकी लोगों से मुख्तलिफ लगते हैं, बिज़ार लगते हैं, अनयूजुअल लगते हैं, हमें बाकी लोगों से स्ट्रेंज लगते हैं, उनका स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर स्कोर हाई आएगा। नेक्स्ट है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया, मैनिया का मतलब होता है जोश होना और हाइपोमेनिया एक छोटा जोश होना। ऐसे लोग जो आपको लगता है ना कभी थकते ही नहीं है, इनमें तो बड़ी एनर्जी है, हर टाइम गॉसिपिंग, हर टाइम बाहर जाने के लिए तैयार, हर टाइम पार्टी, उनके अंदर एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती। तो ऐसे लोगों को अगर आप MMP एडमिनिस्टर करेंगे, उनका हाइपोमेनिया के ऊपर स्कोर हाई आएगा। हाई स्कोर ऑन हाइपोमेनिया मीन्स दैट द पर्सन हैज़ हाई प्रोडक्टिविटी और ओवर प्रोडक्टिविटी इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस। ये हमारे पास थे कि टोटल 9 क्लिनिकल स्कोर्स स्केल्स हैं जो, ठीक है। इनके ऊपर हाई स्कोर का मतलब है कि ऐसी टेंडेंसीज पाई जाती हैं जो कि इस किस्म की हमें रुझानात देखने में मिलते हैं। तो इस तरह हमें एक बंदे की शख्सियत की 10 डायमेंशंस हमें समझ आ सकती हैं। इसके बाद एडिशनल स्कोर एक और 0 स्कोर है, ऐड किया गया है, SI स्केल बाद में ऐड किया गया था। दी SI स्केल एम्स टू मेजर टेंडेंसी टू विड्रॉ फ्रॉम सोशल कॉन्टैक्ट। ऐसे लोग जो आइसोलेट रहना पसंद करते हैं, घुलना मिलना नहीं पसंद करते हैं, शादियों पे जाना, सोशलाइजिंग करना, गैदरिंग्स में जाना उन्हें नहीं पसंद होता। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के ऊपर आप एडमिनिस्टर करेंगे, उनका SI स्कोर हाई आएगा। तो अगर आप MMP एडमिनिस्टर करते हैं तो हमें बड़ी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ तक कि हमें झूठ और सच का भी पता चल जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी बुक है जो फरहंदा शहनाज की, उसमें ना रीस्टैंडर्डाइजेशन एंड पे गिवन है, ये आप उठा के इंट्रोडक्शन में ले जाएं और जब आप 10 स्केल्स को एक्सप्लेन कर लें तो लास्ट में यहाँ करके ना आप इसका जो कंक्लूजन है ना वो इधर आप लिख लेंगे, यहाँ पर कंक्लूजन जैसे मैंने बताया हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, कंक्लूजन पे क्वेश्चन का एंड करते हैं, तो कंक्लूजन एंडिंग होगा। जो रीस्टैंडर्डाइजेशन है ये आप उठाकर इंट्रोडक्शन में जहाँ पर आप बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जहाँ पे आप बता रहे हैं कि स्टार्क एंड उसने चर्नले ने 1930 में 567 आइटम्स पर सेल्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में MMPI बनाया था। तो हम तभी बता देंगे कि इसकी जो सेकेंड अपडेट हमारे पास आई थी जिसमें 566 आइटम्स हमने जो थे वो किए थे, 566 आइटम्स MMPI 2 में हमने किए थे, चेंज किए थे। ये जो सारी चेंजेस हैं यहाँ पर जो लिखी हुई हैं हमारे पास, ये सारी की सारी ये वाला जो पैराग्राफ है ये हम उठाकर ऊपर ले जाएंगे। इंटरप्रिटेशन है जो इसकी क्लिनिकल स्केल्स की रिमेन्स दी सेम, स्केल्स वर रीनॉर्म्ड कि जिस तरह हमने साइकोमेट्रिक टेस्टिंग में पढ़ा नॉर्म्स ड्रा करने का, तो इस टेस्ट को लार्ज सैंपल पर लगाया गया, स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल पर लगाया गया और दोबारा से नई नॉर्म्स निकाली, क्योंकि ओवर द ईयर्स नॉर्म्स सेम नहीं रहती हैं, नॉर्म्स को साथ साथ अपडेट होना होता है, बदलते ज़माने के साथ हमारे स्कोर्स भी वेरी करते रहते हैं और चेंज होते रहते हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म T स्कोर्स में इनको चेंज किया गया, कटिंग स्कोर्स was lowered to 67 in MMPI 2 और कट ऑफ स्कोर्स अब लो हो गए थे। लो का मतलब ये कि जो एक तरह से जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उनकी जो रेंज है वो कम हुई है और नॉर्मल लोगों में भी जो इसके सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा अपीयर होना शुरू हो गए हैं वक्त बदलने के साथ साथ। MMPI के बाद हम नेक्स्ट जो हमारी नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक है जो हमारे सिलेबस में शामिल है वो मैं भी शेयर करूँगी। मेरे चैनल के साथ बंधे रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह।